Hello students, today we are going to study the history section, lesson number 3, ruling the countryside for class 8th. Now in this chapter we studied about the company becomes the Diwan, how the Diwani settlement has come by the company in Indian territories, or we also study about the permanent settlement or the Mehalwadi settlement, Munro system, and various types of revolutions and indigo movement or niche cultivations or indigo on the lands of riots, the blue rebellions, etc. things. Okay, so first we let discuss about the what is the Diwani settlement. On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as a Diwan of Bengal. होता यह है बच्चों कि 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्परर, एक समय जहांगीर का टाइम होता है, तो जहांगीर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट करते हैं, और वो इनवाइट इसलिए करते हैं कि ताकि वहाँ मुगल एम्परर उसको उसके ऑफिशियल को अपॉइंट कर सके बंगाल में, उनको दीवान बनाते हैं कंपनी का। और ये काम होता है उस समय रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। रॉबर्ट क्लाइव जो है आता है और उसको बोलते हैं कि आप बंगाल के दीवान बनेंगे कंपनी की तरफ से। और उनका मेन एम क्या होता है? मेन एम ये होता है कि वो जो भारत का सामान है उसको पहले सस्ती दरों पर ख़रीदेंगे और उसके बाद में बाहरी देशों में, यानी कि ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वहाँ पर जा कर के उसको भारी दामों पर बेचेंगे। ठीक है। और उसके बदले में जो वहाँ का नवाब होगा उसको कोई ना कोई टैक्सेशंस और कुछ कहते हैं रेवेन्यूज़ वगैरह पे करेंगे। अब होता क्या है कि सबसे पहले जब ये रॉबर्ट क्लाइव आते हैं तो ये दीवानी सिस्टम यहाँ पर जब लागू होता है तो उसमें क्या होता है, जो कंपनी का जो जनरल होता है वो उस समय चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होता है उससे टेरिटरी का, और वो कंपनी के कंट्रोल में होता है। यानी कि अब ये समय इनका काम क्या होता है कि ये लोग लैंड पर एडमिनिस्ट्रेशन करने की सोचते हैं, कि ये सोचते हैं कि अगर हमारा रेवेन्यू कंपनी का कैसे बढ़ेगा। कंपनी का रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब कि इनका लैंड पे बहुत सारा अधिकार होगा, इनको प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू अपने एक्सपेंसेस को ग्रो करने के लिए हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स, यानी कि ये जो भारत का सामान उसे खरीदेंगे एंड इट नीडेड, और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी, एंड सेल व्हाट हिट वांटेड, और उसको अपने अकॉर्डिंगली बेचेंगे। अब होता क्या है कि ओवर द ईयर द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव फ्रॉम विद सम कॉशन। कुछ सालों तो ये सिस्टम धीरे धीरे चलता है, लेकिन कंपनी जो है, कंपनी सरकार ये समझ जाती है कि हमें अपना ये सिस्टम जो है रेवेन्यू लेने का, ये धीरे धीरे बढ़ाना होगा। अब रेवेन्यू फॉर द कंपनी कैसे होगा कि जब इन्होंने इस तरीके से जो सिस्टम शुरू किया कि भारत के जो ट्रेडर्स थे अब उनको धीरे धीरे मजबूर करते हैं कि वो केवल और केवल अपना सामान जो है वो इन कंपनी के जनरल्स को और कंपनी के ही ऑफिशियल्स को ही बेचेंगे। तो इससे क्या हुआ कि एक तो मुगल एम्परर ने क्या किया कि जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी हमारे व्यापारी थे, उन सब पर बैन लगा दिया कि आप अपना सामान इंडिया के अंदर नहीं बेच सकते। आप अपना सामान आपको बेचना है तो सब सस्ती दरों पर ही ज़बरदस्ती करके कंपनी के ऑफिशियल्स को और कंपनी को ही बेचना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ का जो व्यापारी था वो मजबूर हो गया, उसने मजबूरी में वो जो सारा सामान था वो सस्ती दरों पर कंपनी के ऑफिशियल्स को बेचता था। और कंपनी क्या करती थी, उसके बदले में इनको थोड़ा बहुत जो है क्या कहते हैं कि प्रॉफिट देती थी, और बाकी सारा सामान जो सस्ती दरों पर खरीदती थी उनको जो ब्रिटेन है और अपना इंग्लैंड है उनका देश, उसमें ले जाकर के भारी दामों पर बेचती थी, जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट होता था। अब इन्होंने क्या किया इसके बाद में कि धीरे धीरे इससे टैक्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए और क्या काम किया, यहाँ पर जो आर्टिसियंस थे, मतलब जब कंपनी के जो बहुत सारे कंपनी को जब मजबूरी में ट्रेडर्स को बेचना पड़ा सस्ती दरों पर सामान, तो उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे उनको घाटा हो गया। और जितने आर्टिसियंस थे हमारे यहाँ के, उन्होंने गांव छोड़ दिए, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था ताकि वो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़बरदस्ती बेचे कंपनी को लो रेट्स पर। और पीजेंट्स जो थे वो इस तरीके से उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पीजेंट्स को जो किसान थे उनको मजबूर किया जाता था कि वो अपने लैंड एरिया पर जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट पे, या जो भी लगा उनका वो होगा, जो भी इनकम होगी उनकी, उसमें से उस प्रॉफिट को ज़मींदारों को देंगे। और ज़मींदार क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में, टेरिटरी में, एक मुगल एम्परर ने ये उनके लिए फरमान जारी कर दिया था कि वो लोग कंपनी के ऑफिशियल्स को रेवेन्यू पे करेंगे उस सामान के बदले में। तो रेवेन्यू पे करने में बहुत सारे ट्रेडर्स को और आर्टिसंस को जो है जब प्रॉब्लम होने लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिसंस प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, मतलब जो क्राफ्टमैन थे ये सब, उनका जो उनकी पैदावार ख़त्म हो गई।
और धीरे धीरे जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन था वो भी धीरे धीरे नीचे जाने लग गया। लगभग 1770 में क्या हुआ कि एक बार बहुत ज़्यादा एक टेरिबल फैमिन हुआ, भूखमरी तक पैदा हो गई, जिसमें कम से कम बंगाल के 10 लाख व्यक्ति मारे गए और लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। और इस एफर्ट से क्या हुआ कि जो कंपनी का रेवेन्यू जो पहले बढ़ रहा था वो अब धीरे धीरे घटने पे आ गया। अब कंपनी सरकार ने सोचा कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह बढ़ाएं। कंपनी को ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या अप्लाई किया, इन्होंने उस समय जो है एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया। कंपनी ने ये सोचा कि हम अपना रेवेन्यू तभी बढ़ा सकते हैं जबकि हम अपना रेवेन्यू इस तरह बढ़ाएंगे अगर हम एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करें और लैंड एरिया पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्होंने क्या किया कि 1793 में एक सेटलमेंट लाए, परमानेंट सेटलमेंट। इससे क्या किया इन्होंने कि राजा और तालुकादार जितने भी होते थे उनको जमींदार नियुक्त किया गया मुगल एम्परर की तरफ से। और इन्होंने कहा कि जो भी जमींदार हैं वो सारे के सारे पीजेंट से, फार्मर्स लोगों से लेकर के रेंट को कलेक्ट करेंगे और रेवेन्यू जो है वो कंपनी को पे करेंगे, ठीक है। और कंपनी की ये जो रेवेन्यू अमाउंट होगा वो लगभग परमानेंटली फिक्स्ड होगा। इससे क्या होगा कि कंपनी ने सोचा कि हमारे पास एक परमानेंटली जो भी, चाहे उनको घाटा हो चाहे उनको फ़ायदा हो, दोनों ही कंडीशन में उनका जो कंपनी सरकार को देने वाला रेवेन्यू जो है वो परमानेंट हो जाएगा और फिक्स रहेगा, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कंपनी को, और कंपनी का रेवेन्यू फिक्सली आता रहेगा। लेकिन होता क्या है इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो जमींदार होते हैं वो एक्चुअली लैंड इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो जब लैंड इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देते तो इस तरीके से जो रेवेन्यू है जो फिक्स किया गया था वो तो एक्चुअली वो वैसे का वैसा ही रहता है लैंड एरिया पर, है ना। लेकिन जो जमींदार होते हैं उनकी इनकम कम होने लग जाती है, क्योंकि उनको कई बार जैसे भूखमरी का सामना करना पड़ जाता है, कई बार जो सूखा पड़ जाता है। इससे क्या होता है कि लैंड पर उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, और जमींदार को फिर भी चाहे उनको घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, लेकिन उनको रेवेन्यू तो पे करना पड़ेगा। अब जब घाटा होने लग गया तो जमींदारों के पास इतनी दिक्कत हो गई कि वो रेवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे जमींदारों ने तो अपनी जमींदारी भी छोड़ दी, और वो कई सारे लोगों ने, कंपनी के लोगों ने, जब उन जमींदारों की रेवेन्यू को लेने के लिए उनकी जो लैंड एरिया था उनको नीलाम भी कर दिया और कंपनी में मिला लिया। इस तरीके से कंपनी सरकार की प्रॉपर्टी तो बढ़ गई, लेकिन जमींदारों के पास का जो व्यापार था वो सब चला गया, ख़त्म हो गया। उनका एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह नहीं रहा, उनकी जमींदारी नहीं रही। तो 19वीं सेंचुरी में देखा गया कि जो जमींदार थे उनको कोई गेन नहीं हुआ। जब गेन नहीं होगा तो कंपनी को भी लॉस हो रहा था, क्योंकि उनका रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रही थी कंपनी क्या सोचती थी कि मेरा अमाउंट तो फिक्स है, परमानेंटली फिक्स होने के कारण जो रेवेन्यू था उसमें देने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी बात है कि कंपनी सरकार चाहती थी कि उनका रेवेन्यू बढ़े, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जमींदारों को जो कोई इंटरेस्ट और ज़्यादा नहीं रह गया कि वो लैंड का इम्प्रूवमेंट करते। तो कंपनी सरकार ने सोचा कि अब हम जमींदारों को ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, तो उन्होंने अब एक नया सिस्टम लागू करने की बात सोची। अब इन्होंने क्या किया कि एक न्यू सिस्टम और डिवाइस किया। इस सिस्टम को इन्होंने नाम दिया महलवाड़ी सिस्टम। इस महलवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ कि बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। और उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को चेंज करते हुए अब की बार एक नया सिस्टम लागू किया जिसको बताते हैं महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में उन्होंने ये कहा कि जो एक वहाँ पर इंग्लिश मैन आता है हॉल्ट मैकेनिजी, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बंगाल की उसमें प्रेसिडेंस बन के आता है। उस प्रेसिडेंसी में हॉल्ट मैकेनिजी कहता है 1822 में, ये कहता है कि विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ। उसने कहा कि जो उत्तर भारत है उसमें गांव जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, और इंडियन सोसाइटी में इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इसीलिए उसने कहा कि जो एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट, यानी कि गाँव के क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े और छोटे छोटे दोनों खेत हैं उन सभी खेतों को मिलाया जाए और उनसे भी रेवेन्यू लिया जाए, और हर एक विलेज को महल का नाम दिया जाए, और ये महल यानी कि हर एक गाँव जो है वो भी अब रेवेन्यू पे करेगा। पहले तो खाली तहसीलदार और तालुकादार ही पे करते थे रेवेन्यू, जो परमानेंट सेटलमेंट में जागीर्स होती थी, राजा की जागीरें होती थी, और तालुकादार होते वही परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों के रूप से पे करते थे। गांव उसमें अमाउंट को पे नहीं करते थे रेवेन्यू को। लेकिन महलवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ कि हर एक गांव को महल बना दिया गया। महल का मतलब है कि महल नाम करार दिया गया, और उस गांव से भी अब जो है उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया, रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। जब इतना रेवेन्यू लिया तो ये जो रेवेन्यू था वो फिक्स नहीं था, अगर महंगाई बढ़ती तो ये रेवेन्यू भी कंपनी सरकार ने बढ़ा दिया, और उसका हेडमैन बनाया जमींदार को। अब मुनरो सा सिस्टम आया। इसके बाद मुनरो का सिस्टम जो था वो ब्रिटिश टेरिटरी की साउथ यानी कि साउथ इंडिया में अब परमानेंट सेटलमेंट के जो इस आइडिया को
परमानेंट सेटलमेंट को ही देखते हुए परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया जो है साउथ इंडिया में भी ब्रिटिश टेरिटरीज के थ्रू लागू किया गया। उसको नाम दिया गया था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि जो बहुत ही छोटे स्केल पर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने ये नियम उन पर लागू किया कि जब टीपू सुल्तान से उनकी लड़ाई हो जाती है अंग्रेज़ों की, तो अंग्रेज़ उसके बाद के जो साउथ इंडिया है उस पर भी ये रेवेन्यू सिस्टम लागू करते हैं। उसमें मुनरो सिस्टम भी आया। मुनरो सिस्टम में कहा गया, मुनरो ये सोचते थे कि जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पैटर्नल फादर। मुनरो ने ये सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हम एक पैटर्नल फादर के रूप में दिखाएंगे कि जितना भी अधिकार होगा साउथ की ज़मीनों पर, गांव की ज़मीनों पर, वो सारा का सारा अब अंग्रेज़ों का ही होगा। और इन्होंने कहा कि द सेटलमेंट दैट आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स राइट्स। इन्होंने कहा कि हम जो भी सेटलमेंट करेंगे, जो भी रेवेन्यू लेंगे, वो डायरेक्टली जो है अब किसानों से लिया करेंगे। और ये किसान जो है अगर एक अपना कर्जा चुका नहीं पाएंगे, अपने राइट्स, अपने कर को नहीं चुका पाएंगे, तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो इस कर्जे को चुकाएगी। इस तरीके से ये मुनरो सिस्टम जो है उसमें राइट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चेंज किया गया। ये सिस्टम बहुत दिनों तक अच्छा नहीं चला, क्योंकि ऐसा हुआ इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, क्योंकि जो रेंट थे, जो रेवेन्यू था वो बहुत हाई था। रेवेन्यू की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि महंगाई बढ़ती गई। लेकिन जो गांव में जो किसान था उसको ज़्यादा कल्टीवेशन में फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो बेचारा जो अनाज उगा रहा था वो अपने खाने भर को नहीं उगा पाता था, तो वो रेवेन्यू कहाँ से पे करता। तो धीरे धीरे जो राइट्स थे, जो गांव के एरिया के जो किसानों के खेत हुआ करते थे, जिनको राइट्स बोलते थे किसानों के खेतों को, वो सारे के सारे अब जो है कंपनी सरकार में धीरे धीरे मिलने लगे। क्योंकि कंपनी को फायदा नहीं होता था, तो कंपनी क्या करती थी, जब जो किसान अपना राइट्स पे नहीं कर पाता था, अपना रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था, तो उनके राइट्स को, उनके कल्टीवेटर एरिया को या उनके कह लें खेतों को जब्त कर लिया करती थी। इस तरीके से किसानों को बहुत नुकसान होने लग गया। अब ये नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब आता है क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप के लिए क्या हुआ कि यहाँ से जैसे बंगाल से जूट है, असम से टी है, और शुगर केन उत्तर प्रदेश से, पंजाब से वीट, महाराष्ट्र से कॉटन, और राइस जो है मद्रास से, ये इंडिया में बहुत पैदा होता था। तो इंडिया में सस्ती दरों पर अंग्रेज़ खरीदते थे और इसको ला जाके इंग्लैंड में बेचा करते थे। अब इन्होंने बहुत सारे कपड़े वगैरह भी जो है भारत के कलमकारी जैसे प्रिंट था, मॉरिस कॉटन प्रिंट था, ये इंग्लैंड में ये कलमकारी प्रिंट यहाँ से ले जाया करते थे। और उसके बाद इसको जो है इसकी छपाई में थोड़ा चेंज करके ये जो है इंग्लैंड में बेचा करते थे। इस चीज़ को यहाँ से सस्ते रेट में खरीदते थे और वहाँ जाके महंगे रेट में बेच दिया करते थे। अब आता है कि ये आपने देख रहे हैं जो ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है, इस पे जो ये ब्लू कलर का प्रिंट आता है, इसको कलर करने के लिए इनको इंडिगो डाई की ज़रूरत पड़ती थी। इंडिगो डाई का मतलब हुआ कि यहाँ पे नील से इसको नीला करते थे। सेम यही प्रिंट था, कलमकारी प्रिंट है। ये कलमकारी प्रिंट इंडिया से खरीदते थे और उसका जो रेड पना है वो निकाल लेते थे, उस पर जो है नील कर दिया करते थे। ये मॉरिस प्रिंट कहलाता था। ये इंग्लैंड में जाके मॉरिस प्रिंट के लिए इनको नील की ज़रूरत पड़ती थी। इस नील को, इसे नीला करने के लिए इन्होंने यहाँ नील की खेती की। नील की खेती में ये होता है कि नील अगर एक जगह एक बार किसी खेत में उगाई जाती है तो वो पूरी भूमि बंजर हो जाती है। तो अब इनको ये इस मॉरिस कपड़े की डाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नील की ज़रूरत पड़ी और इस नील को इन्होंने सोचा कि हम इंडिया में उगाते हैं। और ये अपने यहाँ इस नील को एक वोड नाम का पौधा होता है, WOD वोड, उससे इसको ब्लू करते थे। लेकिन ये उनके यहाँ ज़्यादा नहीं पता था। तो अब इन्होंने सोचा कि इंडिया में चूँकि इंडिगो पैदा होता है बहुत मात्रा में, तो हम क्या करें कि इंडिगो को, वहाँ के किसानों को मजबूर करें कि वो लोग ज़बरदस्ती अपने खेतों पर इंडिगो की पैदावार करें। धीरे धीरे इन्होंने इंडिगो जो है पैदा करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए यहाँ के किसानों को बहुत मजबूर किया। बेचारा किसान क्या करता, उसको रेवेन्यू भी पे करना था, अपनी लगान भी देनी थी। तो इस वजह से जो उसने ज़बरदस्ती इनकी खेती कराई इन यूरोपियन लोगों ने यहाँ पर। और इनको क्लोथ डाई वगैरह करने के लिए इसको ज़रूरत पड़ती थी। और ये फिर इस कपड़े को, जो मॉरिस कपड़ा मैंने बताया था आपको ब्लू कलर का, इस पे पहले मतलब ये जो यहाँ से कलमकारी प्रिंट ले जाया करते थे, फिर इस पर जो है नील से नीला करते थे इसको, और उसके बाद में जा कर के ब्राज़ील है, स्पेन है, इन सब जगह पर बहुत तेज़ी से बेचते थे, अफ्रीका वगैरह में, और बहुत ज़्यादा हायर रेट से बेचे जाते थे। तो इंडिगो प्लांटेशन उस समय जो है नॉर्थ अमेरिका तक जो है फैल चुका था। अब आता है 1783 और 1789 में के बीच में जो है लगभग हमारे आधे इंडिया में इंडिगो की पैदावार बहुत तेज़ी से होने लग गई। अब ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन जो है अपनी राइजिंग डिमांड इंडिगो के लिए, मैंने आपको पहले बताया कि इंडिगो कल्टीवेशन उन्होंने कराया, ज़बरदस्ती किसानों को मार मार के भी उनसे इंडिगो की खेती कराई जाती थी। अब इंडिगो को
जब इंडिगो की एक पहचान होती है कि इंडिगो अगर एक बार किसी खेत में उगाया जाता है तो वो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो बेचारा किसान यहाँ पर बहुत परेशान हुआ कि उसने जो है कल्टीवेट कैसे करेगा। तो देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर भारत में दो सिस्टम बनाए, एक निच कल्टीवेशन, एक रायटी। निच कल्टीवेशन के अंतर्गत प्लांटर जो थे वो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे अपने खेतों में और फिर उसे डायरेक्टली कंट्रोल किया करते थे। ईदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार्स। अब उनको खेतों पे, चाहे वो उनके पास अपने खेत हो चाहे वो जमींदारों से उसको रेंट पे ले, किसी भी खेत पर उनको ज़बरदस्ती इंडिगो को पैदा करना मजबूरी हो गई और इंडिगो प्रोड्यूस करके वो डायरेक्टली जो है वो लेबर्स वगैरह लगा करके, जमींदार लोग जो है वो लेबर्स भी लगा करके हायर करके इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। अब प्रॉब्लम हुई निच कल्टीवेशन में ये कि जो प्लांटर्स थे उनको बहुत डिफ़िकल्टी होने लगी इस एरिया में। निच कल्टीवेशन के अंतर्गत इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। इंडिगो जो थी वो केवल फर्टाइल लैंड पे हो सकती थी, यानी कि एक बार जिस खेत में इंडिगो पैदा की जाती थी वो धीरे धीरे एक बार की खेती में बंजर हो जाता था। तो धीरे धीरे उनको और ज़्यादा खेतों की ज़रूरत पड़ी। अब दूसरों के खेतों को भी जमींदारों ने और दूसरे जो खेतिहर किसान थे उन्होंने रेंट पे लेना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे खेत एक के बाद एक सारी भूमि बंजर होती चली गई। बंजर होने से क्या हुआ कि लोगों के पास अब लैंड एरिया नहीं बचा। लोगों की पूरी जो इंडिगो फैक्ट्री लगा दी गई, उससे बहुत दिक्कत हुई और लोगों में टेंशन क्रिएट हो गया। इस टेंशन को दूर करने के लिए जो लेबर वगैरह थे वो भी धीरे धीरे मोबिलाइज नहीं रह गए और इन्होंने क्या किया कि इन सबको धीरे धीरे लोगों में, जैसे किसानों में और लेबर्स में, इससे इंडिगो की खेती, नील की खेती के खिलाफ रोष पैदा होने लग गया। अब किसान मना करने लगे कि हम अब इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। लगभग आप समझ लीजिए 1 बीघा जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था उसमें 2 प्लोमेंस लगा करते थे, 2 प्लोस लगती थी, मतलब 2 जोत लगती थी। इसका मतलब है कि 1000 बीघा खेती में कम से कम 2000 प्लो की ज़रूरत पड़ती थी। इतने बड़े लार्ज एरिया पे कल्टीवेशन करना इंडिगो का, और वो फिर उसके बाद में एक ही साल में वो पूरी भूमि को ख़राब हो जाना, इससे इसका मेंटेनेंस करना बहुत कठिन हो गया। किसानों को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई और ये रायटी सिस्टम से, जो निच कल्टीवेशन वगैरह से, ये 25% लैंड एरिया हमारे देश का ख़त्म होने लग गया जो कि जिस पर खेती होती थी। अब इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ राइट्स में क्या हुआ कि जब प्लांटर्स फोर्स द राइट्स, यानी कि जो प्लांटर्स थे, जो लोग इसकी खेती कराया करते थे इंडिगो की, जो ब्रिटेन के लोग आते थे, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया किसानों से कि आप हमारे इस एग्रीमेंट को सट्टा बोलते थे। उन्होंने इसके लिए गांव वालों को मजबूर किया और उनके बिहाफ पर जो है, इन राइट्स के बिहाफ पर वो एग्रीमेंट साइन कराते थे और लगभग ज़बरदस्ती खेती कराया करते थे। और उस पर जैसे कि एक किसान है वो अपनी पहले खेत पे इंडिगो की खेती करेगा, फिर 1 साल में उसका खेत बंजर हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा, फिर वो दूसरे का खेत लेगा, तो वो भी लीस्ट पे, रेंट पे लेगा। तो इस तरीके से होते होते क्या हुआ एक दिन कि हमारे पूरे देश में 25% जो लैंड एरिया था किसानों के पास, वो सारे का सारा होल्ड हो गया और किसान की जो क्रॉप है वो ख़राब हो गई। अब किसान के पास बहुत प्रॉब्लम हो गई। एक तो फेमीन हो गया, बच्चे भूखे मरने लग गए, लोगों के, किसानों को खाना नहीं मिलता था और ऊपर से लगान भी दे देना पड़ता था। ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करा के उनके खेतों को बंजर भूमि बना दिया गया। इस तरीके से इंडिगो का प्रोडक्शन अंग्रेज़ों ने अपने लिए किया, लेकिन किसान, खेत जो होते थे वो भी ख़राब हो गए थे किसानों के, और उनका कल्टीवेशन भी ख़राब हो रहा था। धीरे धीरे लोगों के अंदर रोष बढ़ता गया और अब उन्होंने ये निश्चित किया, हमारे देश के किसानों ने, कि अब वो इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। इसके लिए ब्लू रेवेलियन हुआ, यानी कि इसके लिए एक नीली क्रांति के नाम से ये फेमस है कि जब हमारे देश के किसानों ने इस इंडिगो को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया कि अब हम खेतों में ये नील की खेती नहीं करेंगे, तो इसको बोला गया कि नील आंदोलन के नाम से ये फेमस हुआ। और नील आंदोलन में क्या हुआ कि मार्च 1839 में हजारों राइट्स बंगाल के, उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि वो अब इंडिगो नहीं उगाएंगे। अब जैसे जैसे उन्होंने मना किया तो वो धीरे धीरे, जब भाई मना करेंगे तो उन्होंने ये भी कहा कि हम एक तो इंडिगो नहीं उगाएंगे, दूसरा बात है जो प्लांटर्स आते थे ब्रिटेन के, जो उगवाते थे किसी नीली खेती को, उनको ये कहा कि हम आपको किराया भी नहीं देंगे। और इंडिगो फैक्ट्रीज जितनी भी थी उनके यहाँ मज़दूरों ने, किसानों ने, सब ने आपस में जो है तलवारें निकाल ली और बड़े तेज़ी से घमासान युद्ध हुए आपस में। वुमेन स्टैंड अप टू फाइट विद पॉट्स, औरतों ने भी जो है बर्तन उठा करके, बर्तन उठा करके, पैन उठा के, किचन के इम्प्लीमेंट्स उठा करके भी लड़ाई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये घमासान युद्ध होता गया और ये घमासान युद्ध एक बड़े आंदोलन में चेंज हो गया। 1859 में इंडिगो राइट्स जो है, इन्होंने ये फील किया कि अब हम जो वहाँ के लोकल जमींदार हैं
और जो विलेज का हेडमैन है यानी कि गांव का मुखिया, उसको इस लिए उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारे सपोर्ट में आ जाएं, और जिससे कि वो इस रेबेलियन, ब्लू रेबेलियन जो हो रहा था, नील की खेती हो रही थी, नील के प्रति जो नीला आंदोलन चल रहा था, नील आंदोलन, उसमें जो है इन्होंने लोकल जमींदार्स को और गांव के मुखिया को मजबूर किया कि वो लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं और प्लांटर्स के अगेंस्ट अपने आप को उठाएं, अपनी आवाज़। धीरे धीरे सारे लोकल जमींदार जितने थे, विलेज के हेडमैन थे, मुखिया गांव के, इन सभी ने लड़ाई शुरू कर दी किसानों और लेबर्स के साथ मिल करके, और ये नील की खेती जो है नहीं करेंगे। इस समय बहुत तेज़ी से पनपी और ये क्रांति आगे जा कर के 1857 की क्रांति में भी बदल गई, और धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को तैनात किया गया, जिससे कि वो इस नील की खेती का जो है विरोध करने वाले को गवर्न कर सके। उस समय क्वीन विक्टोरिया जो थी, उन्होंने एक ये कहा कि जब क्वीन विक्टोरिया के पास ये बात पहुंचती है इंग्लैंड में, तो क्वीन विक्टोरिया भी धीरे धीरे ये सोचती है कि अब हमारे अंग्रेज़ों के पास कोई चारा नहीं रह गया है कि किसानों को वो कैसे होल्ड करें, लेबरर्स को कैसे होल्ड करें। तो उन्होंने भी फिर बाद में कहा कि इंडिगो नीड नॉट बी सोन, कि चलो कोई बात नहीं है, इंडिगो अब ना पैदा किया जाए। इस तरीके से बच्चों हम देखते हैं कि इंडिगो जो है उसका मूवमेंट धीरे धीरे ख़त्म हुआ, और अंग्रेज़ सरकार को यहाँ पर हिंदुस्तानियों के सामने झुकना पड़ जाता है, और वो नील क्रांति यहीं पर ख़त्म हो जाती है। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters, and the horrors of the Indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault. जब किसानों ने और खेतिहर किसानों ने और मज़दूरों ने जब कंपनी के ऑफिशियल्स पर ही अटैक करना शुरू कर दिया, और ज़मींदारों पर जो लोग ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराते थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया, तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटेन गवर्नमेंट की सहायता से लेकर के नए नए गवर्नर जनरल्स को बुलाया, और ब्रिटिश आर्मी को भी बुलाया, ताकि वो इस रेबेल को शांत कर सकें और इस विद्रोह को, नील की खेती के विद्रोह को कम कर सकें। तो धीरे धीरे जो है इंडिगो प्रोडक्शन के ऊपर बैन लगाया रानी विक्टोरिया ने, और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब नील की खेती हमारे देश में बंद हो गई। दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। गांधी जी ने भी एक चंपारण मूवमेंट कराया था। उन्होंने भी काफ़ी, महात्मा गांधी ने भी, जब महात्मा गांधी साउथ इंडिया से वापस आए तो उन्होंने भी सभी पीजेंट्स को की सहायता की। बिहार में एक एरिया है चंपारण, वहाँ पर गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया चंपारण मूवमेंट में, और इन्होंने कहा कि वहाँ पर जो लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे उनके खिलाफ इंडिगो रेवोल्यूशन चलाया। और महात्मा गांधी जो है 1917 में ये विज़िट कर रहे थे बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। मतलब महात्मा गांधी का जो साउथ अफ्रीका से आने के बाद में 1917 में सबसे पहला मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो इंडिगो प्लांटेशन की वजह से ही हुआ था। तो बच्चों, इसी तरीके के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और ये लेसन अभी यहाँ एंड होता है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो मीट यू विद अ न्यू चैप्टर, and till then, goodbye and take care, or stay at home and keep all precautions for your life and to maintain your health, and please like and share my videos.